हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ नीट 6 सितंबर 2020 के जो फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो पहला जो क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन जो है इक्विलिब्रियम से लिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। इस क्वेश्चन में द वैल्यू ऑफ के सी इज़ 64 एट 800 केल्विन फॉर द रिएक्शन। आपको रिएक्शन दे रखा है, हैबर प्रोसेस दी हुआ है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन करके अमोनिया की फॉर्मेशन कर रहा है। द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फ्लोइंग रिएक्शन, और ये जो एक नीचे रिएक्शन दिया गया है उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग देख सकते हैं कि जैसे कि ये जो है ऊपर क्वेश्चन में जो है रिएक्शन दिया गया है N2, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, N2 + 3H2 2NH3। उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी दी हुई है, 64 दी है एट 800 केल्विन। 800 केल्विन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि इस क्वेश्चन में बोला गया है, आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में एक तो इस रिएक्शन को रिवर्स किया गया है। तो मैं इस रिएक्शन को रिवर्स कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि रिएक्शन को मैंने रिवर्स कर दिया। जैसे मैंने रिएक्शन को रिवर्स किया तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो रेसिप्रोकल हो जाती है। इसका मतलब ये है कि फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन इज रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन। जो यदि हम लोग रिएक्शन को, ये फॉरवर्ड रिएक्शन था, ये कौन सा आ गया, बैकवर्ड आ गया। यदि हम रिएक्शन को बैकवर्ड करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है फॉरवर्ड रिएक्शन के रेसिप्रोकल हो जाती है। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 64 थी, तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जो है 1/64 हो जाएगी। मतलब जो फॉरवर्ड रिएक्शन की जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू थी उसकी रेसिप्रोकल हो जाएगी। अब देख सकते हैं कि अभी भी हमारा टारगेट पूरा नहीं हुआ है इस क्वेश्चन में। जैसे कि आप देख रहे हैं डिस्प्ले हो रहा है आपके क्वेश्चन, जूम कर रहा हूँ मैं, कि NH3 + ½ N2 + 3H2। इसका मतलब क्या है कि इस इक्वेशन को ऑब्टेन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को ऑब्टेन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो मैंने रिएक्शन को रिवर्स किया था, यदि मैं उस इक्वेशन को दोनों साइड जो है, जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, इसको यदि मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो आप देख सकते हो कि फाइनली ये इक्वेशन जो है ऑब्टेन हो जाएगी। और इसके लिए मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए बोला गया है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो रिएक्शन जो रिवर्स है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, उसको मैं क्या कर रहा हूँ, 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। अब देख सकते हैं कि जो लेफ्ट साइड और राइट साइड जो है दोनों को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। जब 2 से डिवाइड किया तो NH3 ये ½ हो जाएगा और ये 3/2 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो इक्वेशन जो क्वेश्चन में पूछी गई है, इस इक्वेशन ये यदि मैं इसको जो बैकवर्ड करने पे यदि मैंने 2 से डिवाइड कर दिया तो ये जो इक्वेशन है ऑब्टेन हो जाती है। तो मुझे इस इक्वेशन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए बोला गया है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे इक्वेशन को जो है, इस इक्वेशन को मैंने 2 से डिवाइड किया है, 2 से डिवाइड किया मैंने। तो आप देख सकते हैं कि यदि मैं इसको 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इसका इम्पैक्ट ये पड़ रहा है कि यदि मैं इसी इक्वेशन को, जो गिवन इक्वेशन जो है उसको, यदि मैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को यदि मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू होगी उसकी जो है रेज टू पावर जो होगा वो 1/2 हो जाएगा, मीन्स अंडर रूट हो जाएगा। यदि मैं उस इक्वेशन को किससे डिवाइड कर रहा हूँ, 2 से। जैसे ऊपर जो गिवन इक्वेशन थी मैंने इसको 2 से डिवाइड किया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू होगी उसकी रेज टू पावर क्या होगा, 1/2। यदि मैं 3 से डिवाइड करता तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी हो जानी थी, 1/3। 4 से डिवाइड करता तो 1/4 हो जाना था। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 से डिवाइड किया गया है इस इक्वेशन को, इसलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू होगी उसकी रेज टू पावर 1/2 हो जाएगा। और ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1/64 दी हुई थी, उसकी रेज टू पावर 1/2 हो गया। तो आप देख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू आएगी वो 1/8 आएगी। तो अब जैसे हम लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि ये इस इक्वेशंस के लिए हम लोगों ने वैल्यूज़ निकालनी थी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। तो आप देख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू आ रही है वो 1/8 आ रही है और इट इज़ अ फाइनल आंसर। सेकेंड ऑप्शन जो है वो जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन जो है मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसमें
बोला गया है द रिएक्शन ऑफ NO विद N2O4, जब NO और N2O4 के बीच में रिएक्शन होता है 250 केल्विन पे तो कौन से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, ये क्वेश्चन दिया गया है। तो हम देख सकते हैं कि जैसे कि जब NO जो है NO कंबाइन करता है किससे, N2O4 से कंबाइन कर रहा है। तो आप देख सकते हैं इसमें जो है N2O3 की फॉर्मेशन हो रही है, N2O3, ये नाइट्रोजन का ऑक्साइड है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें जो नाइट्रिक ऑक्साइड है NO जो है दैट इज कॉल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है जब वो कंबाइन करता है डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड के साथ, तो डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है N2O3, और ये ब्लू कलर का सॉलिड होता है, ब्लू कलर का सॉलिड होता है, ब्लू सॉलिड। NO के बारे में मैं खास आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो NO है नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड है पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है, और ये जो ब्लू सॉलिड है वो एसिडिक इन नेचर है, और ये एनहाइड्रेट है किसका, HNO2 का एनहाइड्रेट है। HNO2 मीन्स नाइट्रस एसिड का एनहाइड्रेट है। तो यदि मैं नाइट्रस एसिड से वाटर को रिमूव करवा दूं, तो यदि मैं नाइट्रस एसिड से वाटर को रिमूव करा दूं तो डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। तो मैंने काफ़ी आपको इसके बारे में बता दिया। तो जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया था कि रिएक्शन ऑफ NO विद N2O4 एट 250 केल्विन पे किसकी फॉर्मेशन होगी, तो आप देख सकते हैं कि डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी, और डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। आप देख सकते हैं कि ये फोर्थ जो है इसका आंसर होगा, एग्जैक्ट आंसर होगा, तो फोर्थ जो है वो राइट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, क्वेश्चन है कि मिक्स्ड मेटल इज एन एलॉय ऑफ कंसिस्टिंग मेनली ऑफ लेंथेनॉइड मेटल्स, एक्टिनॉइड्स एंड ट्रांजिशन मेटल्स, लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड मेटल्स। तो मिक्स्ड मेटल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जो मिक्स्ड मेटल होती है वो एलॉय होती है लेंथेनॉइड्स की और आयरन की। लेंथेनॉइड जो होता है इसमें, लेंथेनॉइड्स के बारे में बात करें तो लेंथेनॉइड्स में 95% होता है। लेंथेनॉइड जो है यहाँ पे 95%, और आयरन जो है आयरन 5% होता है। और ट्रेसिस में होते हैं सल्फर, ट्रेसिस बहुत ही कम अमाउंट में होता है, सल्फर, कार्बन, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम बहुत ही कम अमाउंट में होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मिक्स्ड मेटल जो है एलॉय है, जिसमें मेनली जो है 95% लेंथेनॉइड होता है, और आयरन जो है 5% और ट्रेसिस में ही होते हैं। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था कि मिक्स्ड मेटल इज एन एलॉय कंसिस्टिंग मेनली ऑफ, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा लेंथेनॉइड मेटल्स, क्योंकि लेंथेनॉइड जो है वो 95% तक पाया जाता है मिक्स्ड मेटल में। सो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि D4 मेटल आयन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, D4 आपको दी गई है। एक्चुअली यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के थ्रू ये एक्सप्लेन हो रहा है। क्रिस्टल फील्ड जब लिगेंड्स आते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, तो उनका या वीक फील्ड लिगेंड्स आते हैं, तो जो D ऑर्बिटल है दैट विल बी स्प्लिट इनटू 2 सेट्स, वन विद लोअर एनर्जी दैट इज कॉल्ड T2G एंड अदर विल बी EG। अब जैसे D4 कन्फिग्रेशन के बारे में बोला गया है, यहाँ पे D4 कन्फिग्रेशन के बारे में बोला गया है, और डेल्टा O जो है वो लेस है, डेल्टा O लेस, पेयरिंग एनर्जी से लेस है। तो जब डेल्टा फर्स्ट केस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि डेल्टा O जो है लेस है किससे, पेयरिंग एनर्जी से, तो डेल्टा O यदि लेस है तो उसकी स्प्लिटिंग क्या होगी, कम होगी, स्प्लिटिंग कम होगी, तो T2G, दिस इज कॉल्ड T2G, और ऊपर जो आएगा दैट इज कॉल्ड, उसको EG बोलेंगे। T2G और EG के बीच में जो गैप होगा वो कम होगा। तो गैप कम होगा तो आप देख सकते हैं कि कन्फिग्रेशन कैसे बनेगी। यदि गैप कम है तो इलेक्ट्रॉन जो है
फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, सेकंड यहाँ पे आ गया, थर्ड यहाँ पे आ गया, और फोर्थ जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि गैप कम है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जा सकते हैं। तो इसकी जो कन्फिग्रेशन बनेगी इस केस के लिए T2G3 और EG1। तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट केस में जो है T2G4 और EG0 बनाया गया, तो ये जो ऑप्शन होगी वो गलत होगी। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बोला गया फॉर D4 मेटल आयन इन एन ऑक्टाहेड्रल फील्ड द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज। हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, सही वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो फाइंड आउट करने के लिए बोला गया। तो जैसे कि यहाँ पे जो हमारी कन्फिग्रेशन बन रही है T2G3 और EG1 बन रही है, तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि T2G4 और EG0 बोला, जो कि इससे मैच नहीं करती है। सेकंड ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं जैसे कि डेल्टा ओ इज़ लेस देन पेयरिंग एनर्जी। डेल्टा ओ लेस है, मतलब वही वाला केस आ गया कि एनर्जी जो सेपरेटिंग है वो कम हो रखी है, कम है। तो सेपरेटिंग यदि कम है, डेल्टा ओ इज़ लेस देन पेयरिंग एनर्जी है, तो क्या हो सकता है? आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अभी हमने डिस्कस कर ली है कि T2G3 और EG1 होगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे T2G और EG2 किया गया है। EG2 मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखे हैं और 2 यहाँ पे। आप पर ऐसा पॉसिबल नहीं है, पहले T2G में इलेक्ट्रॉन जाएगा तभी जाके जो है नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है मतलब यहाँ पे आएंगे। तो T2G पहले फिलअप ही नहीं हुआ तो EG को हम लोग पहले भर नहीं सकते। सो दैट इज़ द रीज़न कि जैसे यहाँ पे T2G और EG2 किया गया है, T2G पूरा फिल ही नहीं किया गया है, तो ये ऑप्शन जो है दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। तो सेकंड जो ऑप्शन है वो भी रॉन्ग होगी। अगला जो केस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, डेल्टा ओ इज़ लेस देन पी, मतलब वही क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग जो है वो डेल्टा ओ की वैल्यू लेस और पी की वैल्यू क्या है, पेयरिंग एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। तो इस केस में जैसे हम लोग बात कर चुके हैं वही रिजल्ट है, T2G3 और EG1 आ रहा है हमारा। तो इस केस में थर्ड में हम लोग देखें, थर्ड में जैसे हम लोग देख रहे हैं T2G3 और EG1 बोल रहे हैं, T2G3 और EG1 बोल रहे हैं यहाँ पे, है ना, आप देख सकते हैं। तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन के साथ मैच कर गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो था डेल्टा ओ जो था स्मॉल था, किससे, पेयरिंग एनर्जी से, क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग कम हो रही थी, तो इसकी दोनों के बीच में गैप जो था वो कम था। तो 3 इलेक्ट्रॉन जो है T2G में आएंगे और 4th इलेक्ट्रॉन जो है EG में आएगा। तो ये हमारा जो मैच कर रहे हैं थर्ड ऑप्शन के साथ मैच कर रहे हैं, जिसमें T2G3 और EG1 है। तो ये थर्ड जो होगा इसका राइट आंसर होगा। फर्स्ट चॉइस जो है रॉन्ग है, सेकंड भी रॉन्ग है। और चलो लास्ट भी डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट केस में हम लोग बात कर रहे हैं, तो लास्ट केस में कैसे होगा, जैसे कि ये देख रहे हैं लास्ट केस T2G3 और EG1, जैसे कि ये बताया गया है। तो आप देख सकते हो कि डेल्टा ओ जो है वो ग्रेटर है किससे, पी से, पेयरिंग एनर्जी से। तो यदि डेल्टा ओ जो है पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा है, मतलब इसका मतलब क्रिस्टल फील्ड जो सेपरेटिंग हो रही है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो T2G और EG जो होगा उसके बीच में गैप जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा। पहले आप देख रहे थे कि फर्स्ट केस में आपने देखा कि गैप कम था, गैप क्या था, कम था। अब जो गैप है वो क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। या फिर मैं यहाँ पे कंपेयर करके बता देता हूँ, जैसे ये आ गया T2G और EG, यहाँ पे जो है T2G और T2G जो है वो डेल्टा ओ की जो वैल्यू है वो P से ज़्यादा है, पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं कि तीनों केसेस को जब ये गैप जो था वो कम था, डेल्टा ओ की वैल्यू स्मॉल थी तो गैप था कम था। अब डेल्टा ओ की जो वैल्यू वो ग्रेटर है, तो जो गैप है वो ज़्यादा है। तो इसमें क्या होगा, हमने D4 कन्फिग्रेशन करनी है, D4 करना है। तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 4th इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएगा, वो नीचे ही रहेगा। क्यों? क्योंकि गैप जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। डेल्टा ओ जो सेपरेटिंग जो है काफ़ी लार्ज, मतलब सेपरेटिंग जो है काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो T2G और EG के बीच में जो गैप होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा। पहले जो था डेल्टा ओ जो था लेस था, T2G और EG के बीच में जो गैप था वो काफ़ी कम था। तो अब जो है डेल्टा ओ की वैल्यू ज़्यादा है, तो T2G और EG के बीच में गैप क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इस फील्ड इसलिए जो 4th इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर नहीं जा पाएगा, यहीं पे T2G में ही रहेगा, रिटेन रहेगा। तो इसके हम लोग कन्फिग्रेशन दे सकते हैं क्या, T2G4 और EG क्या होगा, 0 होगा। तो आप लास्ट ऑप्शन देख सकते हैं कि लास्ट ऑप्शन में तो वो भी मैच नहीं कर रही है, T2G3 और EG1 किया है इसने, ठीक है। तो वैसे बन रहे हैं T2G4 और EG0 बन रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो 4 जो है वो इनकरेक्ट ऑप्शन होगी। हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ जो सॉलिड स्टेट से लिया गया है। आप देख सकते हो कि अ क्रिस्टल इज मेड अप ऑफ मेटल आयंस M1 एंड M2 एंड ऑक्साइड आयन। एक क्रिस्टल बना हुआ है जिसमें ऑक्साइड आयन है और 2 मेटल आयंस हैं, एक M1 और दूसरा M2।
ऑक्साइड आयंस फॉर्म सीसीपी लैटिस स्ट्रक्चर, जो ऑक्साइड आयन है वो सीसीपी स्ट्रक्चर बना रहे हैं। द कैटाइन M1 ऑक्यूपाई 50% ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड को 50% ऑक्टाहेड्रल वॉइड को M1 ऑक्यूपाई कर रहे हैं, और 12.5% जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं उनको M2 ऑक्यूपाई कर रहे हैं। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ M1 एंड M2 आर, ऑक्सीडेशन नंबर हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। तो हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। आप देख सकते हैं कि इसके सोल्यूशन के बारे में डिस्कस कर लूँ तो हम लोग बात कर रहे थे, जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया, क्रिस्टल इज मेड अप ऑफ ऑक्साइड आयन जो है वो सीसीपी लैटिस फॉर्म कर रहे हैं। ऑक्साइड आयन जो है वो सीसीपी लैटिस फॉर्म कर रहे हैं। तो ऑक्साइड आयन यदि सीसीपी लैटिस फॉर्म कर रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन कि कितने टोटल नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन होंगे यदि ऑक्साइड आयन जो है वो सीसीपी अरेंजमेंट बना रहे हैं। सीसीपी तो सीसीपी में क्या होता है, आपको पता है कि जो एटम जो दे आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर एज वेल एज एट द फेस। तो 8 एटम कॉर्नर पे आ गए, और एक कॉर्नर पे जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 1/8 होता है। 8 कॉर्नर्स और एक कॉर्नर पे जो कंट्रीब्यूशन है वो 1/8। और फेस कितने होते हैं इसमें, सीसीपी में फेस जो होते हैं वो 6 फेस होते हैं, और फेस में जो कंट्रीब्यूशन होता है एटम का हाफ होता है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन जो आए एफसीसी में वो कितने आएंगे, 4 आएंगे। तो ऑक्साइड आयन जो है उसमें सीसीपी में जो ऑक्साइड आयन जो है टोटल नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन जो होंगे वो 4 होंगे। और अब हमें पता है कि जैसे यदि हमारे नंबर ऑफ एटम्स n है तो उसके लिए जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं, टेट्राहेड्रल जो वॉइड्स होते हैं वो 2n होते हैं, और जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, n होते हैं। यदि हमारे टोटल नंबर ऑफ एटम्स n है तो उसके लिए टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो वो 2n होंगे, और ऑक्टाहेड्रल जो वॉइड्स होंगे वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो होंगे वो 2n होंगे। वॉइड्स टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो 2n होंगे, और ऑक्टाहेड्रल जो वॉइड्स होंगे वो n होंगे। तो हम जैसे बात कर रहे हैं यहाँ पे जो फॉर सीसीपी लैटिस के लिए जो है ऑक्साइड आयन जो है कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स प्रोड्यूस करेंगे। ऑक्साइड आयन जो है, यदि ऑक्साइड आयन जो है सीसीपी लैटिस फॉर्म कर रहे हैं, ऑक्साइड आयन जो वो सीसीपी लैटिस बना रहे हैं, तो उनके लिए जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे वो कितने होंगे, ऑक्साइड आयन कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को फॉर्म करेगा। तो हमें पता है कि फार्मूले के थ्रू पता है कि जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं। तो यदि हमारे ऑक्साइड आयन जो थे 4 थे, तो इसलिए इसके ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी कितने होंगे, 4 ही होंगे। और उसके बाद जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे। तो एक गिवन स्फीयर या गिवन एटम के लिए जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं वो 2n होते हैं, 2n। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन कितने हैं, 4 है, तो उसके लिए जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे वो कितने होंगे, 8 होंगे। तो अब जैसे कि बात बोली गई है कि M1, जैसे कि क्वेश्चन में हम लोगों को पहले से बताया गया है, आप देख सकते हैं, इसको जूम आउट करूँ मैं, आप देख सकते हो कि यहाँ पे कैटाइन जो है M1 ऑक्यूपाई 50% ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। M1 कैटाइन जो है 50% ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं, 50% ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई कर रहे हैं M1। आप देख सकते हैं कि M1 जो है जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि M1 जो है 50% जो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने थे हमारे, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, ऑक्टाहेड्रल जो वॉइड थे हमारे 4 थे, तो इसका जो है 50% कितना होगा, 4 का 50% कितना होगा, 2 होगा। और इसी तरह से जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि M2 वो 12.5% जो है टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई कर रहे हैं M2। तो जैसे कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स का कितना M2 ऑक्यूपाई कर रहे हैं, 12.5%। तो आप देख सकते हैं कि 12 जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स है हमारे वो 8 थे, उसका 12.5% जो होगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। तो M1 जो है कितना हो गया यहाँ पे, M1 नीचे आ गया 2, और M2 के कितना आ गया, 1 आ गया। तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, आप देख सकते हैं कि फॉर्मूला कैसे बना। M1 का जो स्टिक्योमेट्री जो आगे इसमें 2 आएगा, और M2 का कितना आएगा, 1 आएगा। अभी हमने निकाला ये। और ऑक्सीजन का, क्योंकि आपको पता है कि जो पूरा ये जो कंपाउंड है दैट शुड बी न्यूट्रल होना चाहिए, तो इसको न्यूट्रल होने के लिए
ऑक्सीजन पे टोटल चार्ज कितना आ रहा है, जो ऑक्साइड आयन है उस पर चार्ज हमें पता है -2 होता है, तो यहाँ पे 4 है, तो ऑक्साइड पे जो टोटल चार्ज है वो -8 होगा। तो यहाँ पे जो मेटल्स का जो चार्ज है वो भी +8 आना चाहिए, तभी जाके ये जो कंपाउंड बन रहा है वो न्यूट्रल होगा। तो ये तभी पॉसिबल है जब ऑक्सीडेशन नंबर जो है M1 का वो कितना आएगा, 2+2 आएगा, +2 आएगा, इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, +2, तब जाके ये +2 × 2 जो है दैट विल बिकम 4। और M2 जो है, M2 कितना है, 1 है, उसके ऊपर चार्ज कितना होगा, +4 होगा, तो ये दोनों मिला करके बन जाएगा +8। और आप देख सकते हैं कि ये इसको क्या कर रहा है, न्यूट्रल कंपाउंड की क्या होगी, फॉर्मेशन हो जाएगी। तो दोनों जो मेटल्स हैं उनकी जो ऑक्सीडेशन, जो सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, +8 होना चाहिए। तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है M1 का +2 होना चाहिए और M2 का जो है वो +4 होना चाहिए, तभी जाके न्यूट्रल जो है कंपाउंड की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। तो अब हम लोग चॉइस देख लेते हैं कि M1 और M2 के बारे में। अभी जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कितना होना चाहिए, M1 का 2 होना चाहिए और M2 का 4 होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट चॉइस जो है इसको मैच कर रही है, तो फर्स्ट जो है इसका ऑफिशियल आंसर होगा।